Hello everyone and welcome back to yet another video on IELTS Writing Task 1 Academic. हमने बहुत सारी वीडियोस पहले बनाई हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स पे। हमने राइटिंग टास्क 1 जनरल ट्रेनिंग को एक डिफरेंट वीडियो में कवर किया है। तो अगर आप जीटी के कैंडिडेट हैं एंड आपने राइटिंग टास्क 1 सीखना है तो प्लीज गो टू दैट वीडियो एंड लर्न एवरी ट्रिक and strategy to increase your band scores in writing task 1 GT। लेकिन आज हम वीडियो में जो कवर करेंगे वो है IELTS राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स स्टडी वीजाज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दे हैव टू सिट फॉर IELTS एकेडमिक एंड वहां पे राइटिंग टास्क 1 क्या होता है आज इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। We'll also be learning कि उसको कैसे किया जाता है। डिफरेंट टाइप के टास्क आपको यहाँ पे आते हैं। तो इस टास्क 1 में डिफरेंट आपको पिक्चर्स, मैप्स, डायग्राम्स, डेटाबेस, नॉन डेटाबेस चार्ट्स आते हैं जो मैं बिल्कुल थॉरली आपके साथ डिस्कस करूंगी बट स्टेप बाय स्टेप। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न द राइटिंग टास्क 1 बार ग्राफ। ठीक है, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग्स मैं आपको दे दूं और फिर हम इसको इन डेप्थ स्टार्ट करते हैं। So let's get started and don't forget to like, share and subscribe to the channel. Okay, so IELTS में academic section में writing task 1 जो है वो क्या होता है, it is report writing। एंड जो रिपोर्ट राइटिंग है हमारी वो हमें कितने वर्ड्स में लिखनी है, मिनिमम 150। तो मिनिमम मींस कम से कम 150 होना चाहिए, उससे कम नहीं लिखना। दूसरी चीज बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना, ऑल्दो इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपने 200 तक लिखना है या 230 तक लिखना है, नो। बट आई विल गिव यू अ सजेशन कि आप कोशिश करें डू नॉट राइट मोर देन मैक्सिमम 180 वर्ड्स। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा गलतियां, उतनी ज्यादा मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ेंगे और काफी हद तक ये भी चांसेस है कि आप लिखते लिखते इररिलेवेंट चले जाएं। सो प्लीज मेक श्योर वर्ड लिमिट सही हो, 150 मिनिमम टू मैक्स 180 विच इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट थिंग, राइटिंग टास्क 1 करने के लिए आपको कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कम्युलेटिवली अगर मैं टोटल बोलूं तो राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 दोनों करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। लेकिन हमने जैसे पिछली वीडियोस में एसे की डिस्कस किया है कि जो एसे राइटिंग है उसमें आपको 40 मिनट्स स्पेंड करने हैं। ठीक है जी, तो अब जब आप 40 मिनट्स वहां स्पेंड कर रहे हो तो रेस्ट ऑफ द 20 मिनट्स यू शुड स्पेंड फॉर टास्क 1। तो अगर आप 20 मिनट से ज्यादा यहाँ यूज कर रहे हैं तो आपको राइटिंग टास्क 2 करने के लिए कम टाइम मिलेगा। एंड राइटिंग टास्क 2 जो एसे है उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ज्यादा आइडियाज आपको निकालने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। तो इट इज बेटर कि वहां के लिए 40 मिनट्स आप रिजर्व्ड रखो। 20 मिनट्स इस टास्क को करने के लिए बहुत है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको आइडियाज खुद से नहीं बनाने। आपको जो भी यहाँ पे रिपोर्ट दी गई, जो रिपोर्ट राइटिंग आप कर रहे हो, जो भी आपको पिक्चर दी गई है, डायग्राम है, मैप है, कोई चार्ट है, कोई ग्राफ है, तो उसी में ही सारा डाटा है एंड जस्ट हमें उस डेटा को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रीफिंग। आगे बढ़ते हैं। जब हम राइटिंग टास्क 1 करेंगे तो मिनिमम हम कितने पैराग्राफ्स बनाएंगे और फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं पैराग्राफ फॉर्मेशन की तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मींस आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप क्या बताने वाले हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में, और इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगा, आपका इंट्रोडक्शन मिनिमम 2 to max 4 लाइंस का ही होगा, नॉट मोर देन दैट। फिर उसके बाद आते हैं हमारे बॉडी पैराग्राफ्स यानी कि एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ्स, डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ्स। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं राइटिंग टास्क में पैराग्राफ फॉर्मेशन के। पहला इंट्रोडक्शन बनाया, उसके बाद ओवरव्यू दिया और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया। डिस्क्रिप्शन 1 to 2 पैराग्राफ्स में हो सकता है, या फिर आप वाइस वर्सा उल्टा कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑन द टॉप, उसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन लिखें
और फिर बाद में आप ओवरव्यू का पैराग्राफ देंगे। तो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर पैराग्राफ्स। लेकिन मैंने कहा पैराग्राफ्स बनाने पर पैराग्राफ्स में लिखना क्या है, तो वो हम अब सीखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास किस तरह के टास्क आ सकते हैं या कितने टास्क आएंगे। अगर मैं पिक्चर्स की बात करूं तो हमें क्या आ सकता है, यहां पर हमें दो तरह के चार्ट्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज डेटाबेस चार्ट, राइट, डेटाबेस चार्ट्स, एंड द अदर वन इज नॉन डेटाबेस चार्ट्स। डेटा जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जिनमें नंबर्स, वैल्यूज, डिजिट्स होते हैं, वो डेटाबेस चार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बार ग्राफ, आई होप सबने देखा होगा बार ग्राफ कैसा होता है, द वन जिसमें आपको बार्स होती हैं, ठीक है, तो इसको बार ग्राफ कहते हैं। ये कौन सा है, ये है वर्टिकल बार ग्राफ। और अगर बार्स ऐसे हो तो ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है जी। तो ये क्योंकि इनमें नंबर्स, वैल्यूज होते हैं, तो ये डेटाबेस है, ठीक है। सिमिलरली लाइन ग्राफ, जिसमें जो इंफॉर्मेशन है वो लाइन में दी होती है इस तरह से, ठीक है। हमने सबने स्कूल में मैथ्स में ये चीजें पढ़ी हुई हैं। सो दिस इज लाइन ग्राफ। ऐसे ही हमारे पास आता है टेबल चार्ट। तो टेबल चार्ट कौन सा होता है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको उसको एनालाइज करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। वैसे ही हमारे पास एक और डेटाबेस चार्ट आता है, वो होता है पाई चार्ट। आई होप सबको पता होगा पाई चार्ट कौन सा होता है। पाई चार्ट, द वन विच इज इन दी सर्कुलर फॉर्म, ठीक है, तो परसेंटेजेस में उसमें आपको डेटा दिया होता है। दिस इज कॉल्ड एज पाई चार्ट। तो ये तो हो गए जी हमारे डेटाबेस। अब आते हैं नॉन डेटाबेस पे। नॉन डेटाबेस क्या होते हैं, पिक्चर्स, जिनमें डेटाज नहीं है बस, ठीक है, इंफॉर्मेशन पिक्चर्स में दी है। कोई डायग्राम्स हो गए या फिर कोई फ्लो चार्ट या प्रोसेस चार्ट हो गया, किसी चीज का प्रोसेस दिखा रहा है, राइट, तो वो प्रोसेस चार्ट या फ्लो चार्ट हो गया। किसी एनिमल, लिविंग बीइंग या इनफैक्ट नॉन लिविंग बीइंग की भी लाइफ साइकिल, जो उसके लाइफ के स्टेप्स बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल कैसे बनता है, तो पहले क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेज क्या है, ट्रीज को काट के लेके आया गया, फिर उनको प्रोसेस किया गया, फिर उनकी कटिंग एंड पीलिंग हुई, फिर कारपेंटर्स के थ्रू उनको डिजाइन किया गया, फिर वो टेबल की शेप में उसको बनाया गया, उसको पॉलिश एंड पेंट किया गया, एंड फाइनली इट इज सेंट टू द मार्केट। तो चाहे आप इसको प्रोसेस चार्ट कह दो या फिर आप इसको एक टेबल कैसे बनता है उसकी लाइफ साइकिल। एग्जैक्टली लाइफ साइकिल्स हो गई। जैसे फ्रॉग, तो फ्रॉग की लाइफ साइकिल क्या है, फ्रॉग है, फ्रॉग ने एग्स ले किए, एग्स में से टैडपोल्स निकले, टैडपोल्स जो है धीरे धीरे उनके गिल्स या उनके लंग्स डेवलप हुए, और फिर उसके बाद में उनकी जो टेल है वो शॉर्टर होती गई, और थोड़े टाइम बाद वो यंग फ्रॉग बन गया, एंड आफ्टर सम टाइम वो एडल्ट फ्रॉग बन गया, और फिर साइकिल दोबारा रिपीट हो गई। सो दैट इज द लाइफ साइकिल, ठीक है जी। ऐसे ही आपको मैप्स भी आ सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें राइटिंग टास्क 1 में आ सकती हैं। अब हर तरह के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझाऊंगी कि हर तरह के टास्क को कैसे करते हैं, लेकिन आज जो मैं कवर करूंगी वो हम सबसे पहले बार ग्राफ्स को कवर करेंगे कि बार ग्राफ्स क्या हैं और उनको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है जी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे फर्स्ट विद आवर डेटाबेस टास्क, दैट इज बार ग्राफ। ओके, सो दिस इज द बार ग्राफ। सबसे पहले बार ग्राफ में चाहे बार है, पाई है, किसी भी तरह का चार्ट है, आपको पहले क्वेश्चन ऊपर मिलेगा और फिर नीचे आपको वो ग्राफ या वो चार्ट दिखेगा। तो इसका क्वेश्चन पहले ऊपर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कहता है द चार्ट बिलो shows the percentage of households in owned and rented accommodation in England and Wales between 1918 and 2011. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
तो ये जो स्टेटमेंट है ये हर तरह के क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ऐसे ही नीचे लिखी होगी। मेन क्वेश्चन इधर होगा और उससे रिलेटेड जो डायग्राम या पिक्चर या ग्राफ है वो नीचे होगा। ठीक है जी। तो बेसिकली हमें पता लगा कि ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है। क्वेश्चन कहता है, ये बता रहा है हमें कि कितने परसेंटेज लोग जो हैं वो खुद के घरों में रहते थे और कितनों के पास रेंटेड हाउसेस, रेंटेड अकोमोडेशंस थी इंग्लैंड एंड वेल्स में। कौन से साल से? 1918 से लेके 2011 तक। तो इसके बीच का डेटा जो है वो हमें गिवन है। तो मैंने कहा था सबसे पहले जब हम राइटिंग टास्क 1 करेंगे तो हम बनाएंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैराफ्रेजिंग करनी है जो ये हमें क्वेश्चन है इसी की। स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले आप लिखना शुरू करेंगे अब ये क्या है? बार ग्राफ है, तो आप लिखेंगे द बार ग्राफ गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट। कुछ इस तरह से आप लिखना शुरू करेंगे। तो आई विल शो यू हाउ एंड व्हाट टू राइट। ओके, तो मैंने कहा कि जो क्वेश्चन है उसी को हमने पैराफ्रेज करना है। तो कैसे करेंगे? हम लिखना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले द डैश। डैश में क्या आएगा? जो भी आपका चार्ट है। अब यहाँ पे बार ग्राफ है तो मैं बोलूंगी द बार ग्राफ। अब इस डैश में क्या आएगा? जो भी हमारा क्वेश्चन है हम उसको यहाँ पैराफ्रेज करेंगे। हम बोलेंगे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट क्या? अबाउट द परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड इन ओन्ड एंड रेंटेड अकोमोडेशन। तो इसका हम थोड़ा सिनोनिम्स यूज करेंगे। डू नॉट राइट एग्जैक्टली द सेम बिकॉज वो काफी बोरिंग लगता है एंड वो शो करता है दैट यू डू नॉट हैव द वेरिएशंस इन योर इंग्लिश लैंग्वेज और यू आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग गुड सेंटेंसेस। सो कोशिश करो एग्जैक्ट सेम नहीं लिखना, मीनिंग सेम होना चाहिए बट वर्ड्स डिफरेंट होने चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, सो आप लिख सकते थे, आप कैसे लिख सकते हो? द बार ग्राफ गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज। अब परसेंटेज नहीं लिखना तो रेशो भी लिख सकते हो। अबाउट द रेशो ऑफ पीपल लिविंग इन ओन्ड हाउसेस and the ones who lived in rented accommodation। accommodation नहीं लिखना तो आप houses या flats भी लिख सकते हो। ठीक है जी। So we are again going to see कि कैसे लिखेंगे। The bar graph gives detailed information about the people या about the number of people या about the percentage of people who lived in owned houses या in personal houses या in private houses while the others who lived in the rented accommodation। full stop। अब कहां पर? तो वो आप लिखना चाहते थे तो आप लिख सकते थे इन यूके। अब कहां? इंग्लैंड एंड वेल्स दोनों कहां है? यूके में ना। तो हम rather than writing England again तो हम थोड़ा चेंज करके या थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते थे कि इन यूनाइटेड किंगडम्स स्पेशली, मेनली कौन सी जगहों पे यूनाइटेड किंगडम्स में? स्पेशली इन इंग्लैंड एंड वेल्स फ्रॉम द ईयर 1918 टू 2011। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन बनाते हैं। आपने कुछ नहीं करना होता, आपने जो क्वेश्चन है उसी को पैराफ्रेज कर देना है। स्टार्ट कैसे करना है? द डैश। अगर लाइन ग्राफ है तो द लाइन ग्राफ गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, बार ग्राफ है तो द बार ग्राफ, पाई चार्ट है तो पाई चार्ट। ठीक है, गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट जो भी क्वेश्चन का टॉपिक है उसको पैराफ्रेज करके हम इधर लिखते हैं। ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद में आप आगे क्या करेंगे? आप आगे स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ। अब मैंने कहा था या तो पहले ओवरव्यू लिख सकते हैं या फिर लास्ट में ओवरव्यू लिख सकते हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन दो, पूरा ग्राफ क्या बता रहा है उसको डिस्क्राइब करो और फिर लास्ट में ओवरव्यू लिखो। वो काइंड ऑफ एक कंक्लूजन भी आपका बन जाएगा। आपका ओवरव्यू जो पूरा आपने ऊपर इंफॉर्मेशन दिया, डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको समराइज कर रहा है, तो वो ओवरव्यू जो है वो हमेशा आप लास्ट में लिखें। ठीक है जी। तो मैं उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने बनाना है, दैट इज इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं टू द सेकेंड पैराग्राफ जिसे हम बॉडी पैराग्राफ भी कहते हैं या फिर जिसे हम कहेंगे हमारा
डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ। ओके, तो ये हमारे पास हमारा चार्ट है, कंप्लीट ग्राफ आपको नजर आ रहा है। अब हमेशा आप जब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे ना, तो वो 2 पैराग्राफ्स में आप कोशिश करें कि आप डिवाइड करके बनाएं, पैराग्राफ नंबर 1 एंड पैराग्राफ नंबर 2। डिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, डिफिकल्ट में लिख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हैं उसके अंदर, क्या वो जो आप लिख रहे हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो आपकी रेलेवेंट है एंड वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल है या नहीं। तो उसके लिए हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड। तो सबसे पहले आप ये ग्राफ देखो और इसमें ये देखो कि क्या क्या गिवन है। अब ये जो ब्लैक कलर में है और जो ग्रे कलर में है वो किसके लिए है, देखो थोड़ा नीचे में स्क्रॉल करूंगी तो यहाँ पे आपको उन्होंने की भी दी होती है। तो वो कहते हैं जो ग्रे वाले बार्स है ना, दे आर फॉर हाउस होल्ड इन ओन्ड अकोमोडेशन। ठीक है, तो ग्रे जो है ये है ओन्ड के लिए, और ये वाले ब्लैक हैं ये रेंटेड के लिए है। ठीक है, मतलब इतने परसेंटेज लोग जो हैं वो रेंटेड में रहते थे और इतने परसेंटेज ओन्ड में रहते थे। ठीक है जी, चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि ट्रेंड कैसा है। ठीक है, ट्रेंड देखना बड़ा जरूरी है। ट्रेंड है कि क्या हो रहा है थ्रू आउट, बढ़ रहा है नंबर कि कम हो रहा है कि अप एंड डाउन जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि अच्छा एक एक करके चलते हैं, ओन्ड ले लेते हैं। तो ओन्ड 1918 में कितना था, अप्रोक्सीमेटली 22% के आसपास था, राइट, ये रहा। लेकिन अगर मैं बाद में देखूं, उससे आगे देखूं, तो हर साल ओन्ड अकोमोडेशन के नंबर बढ़ते चले गए और 2011 में वो यहां तक पहुंच गए। सबसे ज्यादा थे 2001 में, जो कि नियरली 70 को टच कर रहे थे, राइट। तो हमें पता लगा कि जो ओन्ड अकोमोडेशन की परसेंटेज है वो हर साल धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक है, वाइज वर्सा अगर देखें तो जो रेंटेड अकोमोडेशन का ट्रेंड है वो पहले तो बहुत ज्यादा था, ज्यादातर लोग रेंटेड अकोमोडेशंस में रहना पसंद करते थे, पर फिर धीरे धीरे उनका नंबर गिरने लग गया और 2011 तक आके वो इतना रह गया, कितना, अप्रोक्सीमेटली 35%। ठीक है जी, तो ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि कंफ्यूजिंग आंसर ना बनाने की बजाय फर्स्ट पैराग्राफ आप बनाएंगे जिसमें आप लिख दो ओन्ड अकोमोडेशन के बारे में, कि वो पहले कितनी थी, फिर कितनी हुई, फिर क्या ट्रेंड था, बढ़ती गई धीरे धीरे और फाइनली 2011 में वो इतनी हुई, या फाइनली सबसे ज्यादा पीक जो थी वो 2001 में थी जो इतनी थी, व्हाटएवर। ठीक है, वो लिखा। फिर हम दूसरा पैराग्राफ बनाएं, सेकेंड पैराग्राफ, जिसमें हम लिखेंगे रेंटेड अकोमोडेशन का। ठीक है, कि 1918 में वो कितनी थी, फिर कितनी हुई, फिर कम हुई और धीरे धीरे और कम होती गई और जो है काफी उसमें डिक्लाइन आ गया और 2011 में वो इतनी हो गई। ठीक है जी, 2 पैराग्राफ्स हो गए। अब हम लास्ट पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें हम ओवरव्यू देंगे। ओवरव्यू वाले पैराग्राफ में ही अगर आप चाहो तो आप काइंड ऑफ छोटा सा कंपैरिजन भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप एक अलग पैराग्राफ बनाएं। अलग पैराग्राफ में पहले आप कंपैरिजन कर देंगे कि ओन्ड जो हाउसेस थे उनका नंबर धीरे धीरे करके बढ़ता रहा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो रेंटेड अकोमोडेशंस थी वो स्टार्टिंग में इनिशियली तो बहुत हाई थी, लेकिन फिर बाद में वो धीरे धीरे कम हो गई। ठीक है जी, तो ये चाहो तो आप कंपैरिजन पैराग्राफ बना लो एक अलग से, नहीं तो मैं सजेस्ट करती हूँ आप लास्ट पैराग्राफ, जिसको कंक्लूजन या ओवरव्यू पैराग्राफ कहते हैं, आप वो पैराग्राफ बनाएं और उसमें ये वाली लास्ट की कंक्लूडिंग स्टेटमेंट या ओवरव्यू की स्टेटमेंट लिख दें। ठीक है, अब मैं एक बार थोड़ा डिस्क्राइब करूं कि लिखना कैसे है, पैराग्राफ्स कैसे बनाने। चलो देखते हैं हाउ टू मेक द पैराग्राफ्स नाउ। ऑलराइट, तो मैं अगर फर्स्ट पैराग्राफ की बात करूं तो फर्स्ट पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन का जो मैं बनाऊंगी आफ्टर इंट्रोडक्शन, उसमें मैं लिखूंगी कि 1918 में जो ओन्ड अकोमोडेशन थी वो उसका परसेंटेज काफी कम था। तो कैसे लिखूंगी, इन 1918 the percentage of owned accommodation was quite less, या was least यानी सबसे कम, that was 22% approximately,
which inclined year by year, जो हर साल बढ़ती गई. In 1971, तो बीच का कोई एक ईयर ले लिया और उसमें बता दिया, ठीक है. In 1971, this percentage reached to 50%, या reached to 50, and by 2001, it reached to its peak, या it saw a peak, या there was a peak in the percentage, या फिर the percentage reached to its zenith. zenith का मतलब भी होता है सबसे ऊपर, टॉप, ठीक है. तो आप बोल सकते हो कि in 2001 it reached to its zenith with approximately या with nearly 70%. nearly मतलब लगभग, एग्जैक्ट नहीं है देखो, तो मैंने nearly बोल दिया, ठीक है. with nearly 70%. however, लेकिन क्या हुआ, अगले ही साल डिक्लाइन आ गया. However, in the following year, देखो 2001, नो फॉलोइंग नहीं है, सॉरी, तो यहाँ पे कितने 10 years का गैप है, तो आप डेकेड यूज कर सकते हो. 10 years को डेकेड कहते हैं, ठीक है. तो आप बोल सकते हो however, after a decade, it saw a slight decline, या it had a little dip, ठीक है. डिप मीन्स थोड़ा सा कम हुआ, या थोड़ा सा डिक्लाइन आया, यानी थोड़ा सा नंबर में गिरावट आई. तो हम वो बोल सकते हैं कि आफ्टर अ डेकेड देयर वाज अ स्लाइट डिप इन द परसेंटेज, एंड फाइनली, क्योंकि एंड में 2011 में, एंड फाइनली इन 2011 द नंबर गॉट स्टैटिक एट 65%. ठीक है जी. तो ये हुआ मेरा फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें मैंने हमारे ओन्ड अकोमोडेशन को डिस्क्राइब किया. ठीक है जी. अब हम दूसरे पैराग्राफ में रेंटेड अकोमोडेशन इसी तरीके से डिस्क्राइब कर देंगे. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ऑन द अदर हैंड. अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करो और लिखो ऑन द अदर हैंड, या इन कॉन्ट्ररी, या इन कॉन्ट्रास्ट, या ऑन द कॉन्ट्ररी. ठीक है. तो ऐसे करके आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें, एंड फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप रेंटेड के बारे में लिखें. तो आप बोलेंगे ऑन द अदर हैंड, the percentage of households in rented accommodation, yeah, the percentage of people living in the rented accommodation were quite high, yeah, were maximum, yeah, were the most, इनमें से कुछ भी लिखो, the most in 1918 as it was approx, yeah, as it crossed the limit of 70%, मतलब 70% की लिमिट को भी क्रॉस कर गए, या 75 से भी ऊपर चले गए, वो बोलना है तो इट क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ 75%. ठीक है जी. वो 75 से भी ऊपर हो गए, ठीक, वो लिख दिया. फिर उसके बाद कहोगे बट देन द ट्रेंड ऑफ लिविंग इन रेंटेड हाउसेस स्टार्टेड टू डिक्लाइन. पर फिर उसके बाद रेंटेड हाउसेस में रहने का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया. ठीक है. तो वो लाइन लिखी कि बट after that, yeah, but later on, the trend of living in the rented houses started to decline, and by the mid of 1971 तक आते आते the number got declined to, yeah, the number dropped to 50%. That was same as owned houses. तो नंबर जो है वो 1971 तक आते आते 50% हो गया, जो कि सेम था जैसे कि ओन्ड हाउसेस का था. तो वो भी हमने बीच में बोल दिया कि नंबर ड्रॉप्ड टू 50%, दैट वाज सेम एज ओन्ड हाउसेस. ठीक है. फिर उसके बाद लिखेंगे एंड देन द परसेंटेज of the people who preferred to choose rented houses became the least यानी सबसे कम, became the least in year 2001. ठीक है जी. तो इस तरह से हमने कहा कि ये लीस्ट जो है 2001 में हो गया. अब आप 2011 ना भी दो क्योंकि वो बढ़ाया गया थोड़ा सा, तो अगर आपने नहीं भी देना नहीं दो, बहुत ऐसा नहीं है, सारे ईयर्स हैं, बहुत सारा डेटा है, पर सब कुछ नहीं लिखना क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट जो है वो बड़ी लिमिटेड है, और अननेसेसरीली सब कुछ लिखने जाओगे तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, एंड वो इनफैक्ट इंप्रेसिव भी नहीं रहेगा. तो सब कुछ नहीं लिखना, हमें मेजर आइडिया देना है, स्पेसिफिक फीचर्स या कोई जो स्पेसिफिक चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं को हम यहाँ पर ऐड करते हैं. ठीक है जी. ये हो गया जी हमारा बॉडी पैराग्राफ नंबर 2. तो अब हमने इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया कि ओन्ड हाउसेस में क्या हो रहा था और रेंटेड अकोमोडेशन में क्या हो रहा था.
ठीक है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पैराग्राफ, जिसे हम ओवरव्यू कह सकते हैं, कंक्लूजन कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। सो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहली चीज कि जो हमारा ओवरव्यू होता है या जो हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, उसमें हम कभी भी कोई भी वैल्यूज यानी नंबर्स नहीं देते, कोई भी स्पेसिफिक ईयर्स देने की जरूरत नहीं है। ओनली मेजर आइडिया हमने ये बताना है कि क्या चेंज आ रहा है, बस दैट्स इट, ओनली दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एड इन आवर ओवरव्यू पैराग्राफ, ठीक है। ओके, तो ओवरव्यू में जो हमने लिखना है वो कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि ओवरव्यू में जैसे मैंने बताया कि कोई आपको ईयर नहीं देना, कोई डाटा नंबर्स वैल्यूज नहीं देनी, कोई एग्जांपल्स भी हम नहीं देते हैं ओवरव्यू में। तो हम ओवरव्यू में सिर्फ ये बताएंगे कि क्या ट्रेंड था, क्या हो रहा था, दैट्स इट। थोड़ा सा कंपैरिजन करना है दोनों के बीच में, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। तो अगर इसका ओवरव्यू लिखना है अब मुझे लास्ट पैराग्राफ, तो वो मैं क्या लिख सकती हूँ या कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ कि ओवरऑल या टू सम अप या एट द एंड, इनमें से कुछ भी चूज कर लो, ठीक है। ओके, ओवरऑल इट कैन क्लियरली बी सीन इन द ग्राफ दैट the owned accommodation, yeah, the percentage of people who preferred to live in their own houses was initially quite low. Initially यानी starting में initially quite low, but then it started to incline and the number and the ratio and the percentage, कुछ भी लिख सकते हो. So and the percentage reached to its peak in the year 2001. On the contrary, ठीक है, या वाइज वर्सा या ऑन द अदर हैंड, कुछ भी लिख सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, द पीपल हु लिव्ड इन द रेंटेड हाउसेस वर मोर इन द इनिशियल इयर्स, बट देन द परसेंटेज ऑफ दोज पीपल ड्रॉप्ड एज द इयर्स पास्ड ऑन। तो उनकी परसेंटेज गिर गई जैसे जैसे इयर्स आगे बढ़े, ठीक है जी। तो दैट्स इट, यही हमने लिखना होता है। तो इसमें ऐसे कोई बहुत टेक्निकलिटी वगैरह नहीं है, जस्ट आपने पहले इंट्रोडक्शन बनाना है, जो आपका ग्राफ है उसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन 2 पैराग्राफ में दो, अच्छा लगता है, क्लियर होता है, पर मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में लिखना क्या है, किस पैराग्राफ में क्या लिखना है, वो आप थोड़ा सा ध्यान से पिक्चर को देखिए, एनालाइज कीजिए और फिर लिखिए। एंड देन उसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट पैराग्राफ, जिसको हम कहते हैं ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में कोई नंबर्स, डिजिट, वैल्यूज नहीं देनी है, सिर्फ काइंड ऑफ ओवरऑल आइडिया देना है कि क्या आपने इस ग्राफ में देखा या एनालाइज किया। ओके देन स्टूडेंट्स, आई होप आपको ग्राफ समझ आया हो। मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान से वे में आपको सारा कुछ बताऊं, बट ऑफ कोर्स एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगी जिसमें हम लोग आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ कि जो टास्क 1 है उसमें किस तरह की वोकैब आप यूज कर सकते हो, कौन से पैराग्राफ में आप क्या वोकैब्युलरी यूज कर सकते हो, कैसे जब नंबर्स बढ़ते हैं तो उनको कैसे बोलें, कम होते हैं तो कैसे बोलें। तो दैट विल बी आवर अनदर वीडियो। एंड आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट जब भी मैं वीडियोज ऐड करती हूँ या अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इफ यू लाइक्ड द वीडियो, सी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट to get the best band scores in IELTS as well as in other language proficiency exams like PT, CELPIP and so on. So अगर आपको videos अच्छी लगती हैं and if you want to learn from me, then please don't forget to like, share the video and subscribe to the channel. And if you want to study in person with us, आप में से काफी सारे ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि आप हमसे पर्सनली क्लासेस लेना चाहते हैं, तो yes, we are available in phase 3B2 Mohali, and the name of the institution is Gurukul International, and my name is Gurpreet Kaur. I am your master trainer, and that is it for the day.